है, हम इसकी शॉर्ट फॉर्म कहते हैं SHM। इन कॉमन हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को क्या कह सकते हैं? कुछ मोशंस आप लोगों ने 9 क्लास में स्टडी किए और वो मोशन क्या थे? वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, देन ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन या टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ। ये सारी टर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए यूज की जाती हैं। वाइब्रेटरी मोशन क्या है? मैं यहाँ पे कोई एग्जांपल दूंगा। अगर आपके पास एक बॉब है, सस्पेंडेड बॉब है और ये थ्रेड है, इस थ्रेड के साथ ये बॉब सस्पेंडेड है, बॉब। व्हेन आई से बॉब, बॉब मीन इट्स मेटालिक बॉल, इट्स मेटालिक बॉल। बॉब, जब आप बॉब को इस उसकी ओरिजिनल पोजीशन से, ओरिजिनल पोजीशन, इस ओरिजिनल पोजीशन से जब आप मूव करवाते हैं किसी भी एक्सट्रीम साइड की तरफ, वेदर टुवर्ड लेफ्ट साइड, राइट साइड और टुवर्ड राइट साइड, जब भी आप इसे उसकी मीन पोजीशन से, दिस ओरिजिनल पोजीशन और दिस ओरिजिनल स्टेट इज आल्सो नोन एज मीन position. Whenever you take this bob from its mean position toward any side, toward right side or toward left side, so this new position is known as extreme. Similarly, this also known as extreme position. Mean is here only, which is its also known as rest position या equilibrium position भी ऐसे हम कहते हैं। जब आप इसे एक्सट्रीम पोजीशन पर, वेदर वो एक्सट्रीम लेस हो, इससे ग्रेटर हो, उससे ग्रेटर हो या उससे ग्रेटर हो या उससे ग्रेटर हो, किसी भी एक्सट्रीम पोजीशन से जब आप रिलीज करते हैं, व्हेन यू रिलीज इट फ्रॉम एनी पॉइंट, इट विल मूव एंड कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ मूव करता है। इट मूव्स टुवर्ड्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन। वो अपनी मीन पोजीशन या ओरिजिनल पोजीशन या ओरिजिनल स्टेट की तरफ मूव करता है, बट इट कुड नॉट रिमेन हियर। लेकिन वो वहां रहता नहीं है। वो वहां क्यों नहीं स्टे करता? व्हाट इज द रीजन व्हाई इट डज नॉट रिमेन देयर? वो क्यों नहीं वहां स्टे करता? इट्स ड्यू टू इनर्शियल प्रॉपर्टी, इनर्शियल प्रॉपर्टी। इफ यू कुड रिमेंबर, अगर आपको याद हो, आपने इनर्शिया पढ़ा था, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में आपने इनर्शिया पढ़ा था। उसमें आपने ये सीखा था, हर बॉडी, न्यूटन ने कहा था, अपनी स्टेट पर ही रहती है। अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट में रहने की कोशिश करती है, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन की करती है कोशिश। तो सिमिलरली जब ये वापस इस एक्सट्रीम पोजीशन से, ये कोई भी एक्सट्रीम हो, ये हो, ये हो, ये हो, अगर ये वापस अपनी इस पोजीशन की तरफ मूव करेगा तो यहाँ इनर्शियल प्रॉपर्टी की वजह से यहाँ नहीं रहेगा, बल्कि ये एक अनदर पोजीशन ले लेगा इस जगह पे। अब जितना आप, जहां से आपने जो भी से आपने एक्सट्रीम पोजीशन ली है, suppose you have taken it toward, this is your extreme position, you have taken it toward this extreme position, toward the right side. As you will release it from here, it will go back to its mean position, but due to inertial property, it would not remain there in this on this state. So it will move toward the other side. ये दूसरी साइड की तरफ मूव कर जाएगा, और जितनी डिस्प्लेसमेंट इसने यहाँ कैरी की है, अटेन की है, उतनी ही डिस्प्लेसमेंट ये इधर अटेन करेगा, सेम डिस्प्लेसमेंट अटेन करेगा। और फिर ये बॉडी अपनी उस पोजीशन से राइट, लेफ्ट, लेफ्ट, राइट और इस तरह शुरू हो जाएगी। इसके मोशन को हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन, या हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। इसी को हम कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन और बैक एंड फोर्थ। ये दोनों टर्म्स जो हैं, आप समझ लीजिए, ये दो खास टर्म तो हैं, हमारी फिजिक्स की टर्म है। टू एंड फ्रो भी फिजिक्स की टर्म है, लेकिन हम इसे इंग्लिश लैंग्वेज में भी यूज कर लेते हैं, और बैक एंड फोर्थ को भी इंग्लिश लैंग्वेज में यूज करते हैं। लेकिन वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी पर्टिकुलर फिजिक्स टर्म्स हैं। फाइन, तो आपने सीखा कि वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है। अगर कोई बॉडी अपने मीन पोजीशन से आगे और पीछे, आगे
और पीछे, या दाएं और बाएं, या ऊपर नीचे अगर वो मूव करती है तो हम कंसीडर करते हैं कि वो बॉडी वाइब्रेटरी मोशन में मूव कर रही है, या ऑसिलेटरी मोशन है, या टू एंड फ्रो है, या बैक एंड फोर्थ है। ये थी सिंपल इसकी मीनिंग्स के वाइब्रेटरी मोशन, ऑसिलेशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। अब हम एक स्पेशल काइंड ऑफ मोशन के बारे में डिस्कशन करेंगे, बट उससे पहले मैं जरा आपके रिमार्क्स जानना चाहूंगा। आप थम्स को शो करके या कुछ शो करके, ताकि मुझे क्लियर हो कि ये बेसिक जो टर्म थी मैंने जो समझाई आपको ये टर्म की समझ आई है, ठीक है? यू गॉट इट और नॉट, ठीक है? अगर आपको समझ आई है, आई गॉट योर एक्सप्रेशंस, मैं आपके रिएक्शंस देख रहा हूं, ठीक है? इफ देयर इज एनी क्वेश्चन रेलेवेंट टू इट तो फिर आप एंड पे वहां मुझे मेंशन कर दीजिएगा, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, अदरवाइज आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट। अब आगे हम मूव करेंगे, इससे रेलेवेंट हम और क्या क्या सीखेंगे, इससे रिलेटेड हम और क्या क्या चीजें सीखेंगे। कीप योर आईज हियर and similarly your attention, especially what we need. Okay, इससे मुतालिक हम क्या सीखेंगे, इसमें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स सीखेंगे। इस चैप्टर में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक्स हम सीखेंगे, और हम क्या सीखेंगे, हम सीखेंगे कि कौन सी बॉडी एग्जीक्यूट करती हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो कौन सी बॉडी हैं जो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करती हैं, यानी उन पे ये मोशन उन बॉडीज में ये मोशन होता है। और कैरेक्टरिस्टिक से मुराद आप समझते हैं, कैरेक्टरिस्टिक से सिंपल मतलब होता है प्रॉपर्टीज, मींस प्रॉपर्टीज, इससे मतलब हो गया उस बॉडी की प्रॉपर्टी। तो ये चीजें, और फिर कुछ और रिम्पल टैंक के बारे में सीखेंगे जो एक नया टॉपिक होगा, लेकिन फिल वक्त मैं इस टॉपिक को कंक्लूड करके अगले टॉपिक की तरफ मूव कर रहा हूं। आपकी तरफ से रिमार्क्स मुझे ठीक मिल गया, मैंने आप चैट बॉक्स रीड आउट कर लिया है और मैंने पढ़ लिया, आपकी तरफ से ये क्लियरेंस है। ओके, अब मैं इसी सिंपल हार्मोनिक मोशन को एक एग्जांपल है मास अटैच टू अ स्प्रिंग से डिफाइन करता हूं। mass attached to a spring. मैंने डेफिनेशंस वो डाउनलोड नहीं की वो, और इसलिए फिर डायरेक्टली मुझे लिखना पड़ेगा। सपोज अ बॉडी इज अटैच्ड टू अ स्प्रिंग। ये एक ऐसी बॉडी है जो फ्रिक्शनलेस बॉडी है, और can say this is a spring and its one end is attached. Spring, body or mass, any mass, you can say it's a body or mass. एक बॉडी है जिसका मास m है, we don't know. ये स्प्रिंग है, it's spring. इसकी पहले कंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कशन करूंगा। This is, you can say, firm support on one end of spring, one end of spring, other end mass is attached to it. Okay, very important, आपको चीज बता रहा हूं, this surface is frictionless, but you are familiar frictionless, आप अच्छी तरह जानते हैं ऐसी कोई सरफेस नहीं होती जो फ्रिक्शनलेस हो, ठीक है? तो हम सपोज कर लेते हैं कि इसकी फ्रिक्शन जो है वो निग्लिजिबल है। निग्लिजिबल मीन इंतहाई कम इसकी फ्रिक्शन है, जिस पर ये बॉडी इजिली मूव कर सकती है, और मूव करती रहेगी बॉडी, इस पर कंटिन्यूटी इसकी रहेगी, मूव करती रहेगी। ओके, जब हम इस बॉडी का सेंटर लेंगे तो ये वाला सेंटर जो है इसका, दिस, हम इसे कहेंगे इस सेंटर से जहां मैस अटैच हुआ है x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 कह दें या x इज इक्वल टू नॉट कह दें, ये इसका सेंटर है। ओके, मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता दी हैं इसकी। स्प्रिंग इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ दिस, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंपोनेंट है, जो जिसके एक एंड के साथ फर्म सपोर्ट के साथ अटैच्ड है, दूसरे एंड के साथ एक बॉडी है जो सर्टेन मास है उसका, वो अटैच्ड है, और जिस बॉडी पर ये स्प्रिंग रखा हुआ है वो बॉडी एक ऐसी बॉडी है जो फ्रिक्शनलेस है,
जिसमें फ्रिक्शन इंतहाई कम फ्रिक्शन है। ओके, अब हम क्या करेंगे, और हम इस पोजीशन को जिसपे ये बॉडी इस वक्त लाई कर रही है, हम कहेंगे दिस इज इट्स मीन पोजीशन। अभी मैं आपको मीन पोजीशन बता चुका हूं। मीन पोजीशन के लिए एक और वर्ड हम यूज कर लेते हैं, सिंपली ओरिजिनल पोजीशन। पोजीशन यू कैन से, और यू कैन से ओरिजिनल स्टेट। ये इसकी ओरिजिनल स्टेट है या ओरिजिनल पोजीशन है जहां बॉडी पड़ी हुई है, और अभी ये बॉडी इस पोजीशन पर है, मूव नहीं कर रही, नीदर टुवर्ड्स राइट साइड, ना ये राइट साइड की तरफ मूव कर रही है, ना ये लेफ्ट साइड की तरफ मूव कर रही है। ओके, अब आप इस बॉडी पर फोर्स अप्लाई करेंगे। ऑब्वियसली अगर आप इस पर इस तरफ फोर्स अप्लाई करते हैं लेफ्ट की तरफ, तो ये बॉडी कंप्रेस होगी, और अगर आप इसके राइट साइड की तरफ फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये बॉडी इलोंगेटेड होगी, इलोंगेटेड। ये मैं जो टर्म्स पर एम्फसाइज कर रहा हूं ये नई टर्म्स हैं जो पिछले फिजिक्स के सिलेबस में आपने नहीं पढ़ी थी, तो इसीलिए ये नई टर्म्स हैं, इसीलिए मैं इनको इलोंगेटेड की एक और टर्म मैं यूज कर लेता हूं, स्ट्रेच्ड, STRETCHED, स्ट्रेच्ड। ओके, मैं इसी फिगर को एक बार और ड्रॉ करूंगा और आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, दिस इज सेंटर, बॉडी इक्विलिब्रियम की पोजीशन में है। ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कह सकते हैं, आप इसे मीन पोजीशन भी कह सकते हैं, और ये भी कह सकते हैं कि इसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो है, इसकी डिस्प्लेसमेंट। और आप जानते हैं, आपने पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में कि डिस्प्लेसमेंट क्या मतलब होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसके जो इस वक्त डिस्प्लेसमेंट है वो कुछ भी नहीं है, नीदर ये राइट की तरफ मूव कर रही है नॉर ये लेफ्ट की तरफ मूव कर रही है। ओके, जब आप इस बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं, जब आप इस बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर देते हैं एक्सट्रीम साइड की तरफ, एक्सट्रीम राइट साइड की तरफ आप फोर्स अप्लाई करते हैं, तो इस बॉडी में कुछ इलोंगेशन इस तरह का प्रोड्यूस हो रहा है, और ये बॉडी ने नई पोजीशन अटेन कर ली है, ये इसकी पोजीशन अटेन होगी। इसका मतलब ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, जो इसकी पहले ये पोजीशन से, अब ये उस ओरिजिनल पोजीशन से इतनी पोजीशन इसने अटेन की है, ये न्यू पोजीशन अटेन की है या अक्वायर की है इसने पोजीशन, और इसी को हम, जो इसने नई पोजीशन ली है माय डियर स्टूडेंट, हम इसे कहेंगे इसकी डिस्प्लेसमेंट। इसी को हम कहेंगे इसका, इसने नई डिस्प्लेसमेंट ली है। प्लीज पुट ऑन द फैन। एकता हूं, ये बेटे किसी ने मैसेज किया है, एकता हूं, मुझे समझ नहीं आ रही क्या मतलब, क्या पूछना चाह रहे हैं। ओके, ये इसकी नई पोजीशन आ गई, इस पर फोर्स अप्लाई करके, विदाउट फोर्स तो हो ही नहीं सकता, अब फोर्स अप्लाई करके इसको राइट साइड की तरफ फोर्स अप्लाई की और एक नई पोजीशन ले ली है, एक नई पोजीशन अटेन कर ली है। जैसे ही आप इस पोजीशन से इसको रिलीज करते हैं, जैसे ही इस बॉडी को इस पोजीशन से रिलीज करते हैं, तो ये बॉडी इतनी ही पोजीशन अपने लेफ्ट की तरफ वापस आएगी। आप कैसे, जब आप इसे रिलीज करते हैं तो ये ड्यू टू इनर्शियल प्रॉपर्टी, ये रिलीज करने पर मीन की तरफ मूव करेगी, ये अपनी मीन पोजीशन की तरफ जाएगी, लेकिन मीन पोजीशन पर ये स्टे नहीं करेगी। रीजन क्या है? इनर्शियल प्रॉपर्टी की वजह से। अभी कुछ देर पहले हमने इनर्शियल प्रॉपर्टी के बारे में रिवाइज किया था, सीखा था कि इनर्शियल प्रॉपर्टी क्या है। उसमें बॉडी अपनी मूविंग पोजीशन को कंटिन्यू करती है और रेस्ट पोजीशन को भी कंटिन्यू करती है। तो ये चूंकि मोशन में है बॉडी, ये बॉडी मोशन में है, तो इस अपनी इस पोजीशन पर वापस आने की बजाय वो यहाँ मीन पर रुकने की बजाय क्या करेगी, इतनी ही पोजीशन इस तरफ अटेन कर जाएगी। अब जो स्प्रिंग की जो पोजीशन होगी वो कुछ इस तरह क्रिएट हो जाएगी। अब उस स्प्रिंग की पोजीशन, अब वो स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस्ड हो गया है, कंप्रेस्ड हो गया और उसने ये पोजीशन ले ली है। अब उस पोजीशन ने ये मैस आ गया। अब जितनी पोजीशन उसने इतनी अटेन की थी, आपने फोर्स लगाकर की, फोर्स अप्लाई की और उसमें इतना डिस्प्लेसमेंट पैदा कर दिया। अब वो वापस जब आप रिलीज करेंगे तो वो अपनी मीन पोजीशन की तरफ जाएगा, बट वो अपनी मीन पोजीशन पर रुकेगा नहीं, बल्कि एक नई एक्सट्रीम पोजीशन पर चला जाएगा। ये भी इसकी एक्सट्रीम पोजीशन थी और ये एक नई एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ मूव कर गया। और फिर
फ्रिक्शनलेस, चूंकि ये सरफेस फ्रिक्शनलेस है तो वो इसी मीन पोजीशन, मीन और एक्सट्रीम में, एक्सट्रीम से मीन और मीन से फिर न्यू एक्सट्रीम और एक्सट्रीम से फिर न्यू मीन, मीन से फिर एक्सट्रीम, इसी पोजीशन में मूव करता रहेगा, आगे और पीछे मूव करता रहेगा। और फिर फाइनली आप जानते हैं फाइनली क्या होगा, बॉडी में फ्रिक्शन तो है ना, हालांकि हमने ऐसा शो किया है, बताया गया है कि वो बॉडी फ्रिक्शनलेस है, लेकिन फ्रिक्शन पूरी तरह हम इस जमीन से खत्म नहीं कर सकते, तो वो बॉडी अब फाइनली अपनी उसी मेन पोजीशन पर आके रुक जाएगी। तो इस बॉडी ने क्या अटेन किया, इस बॉडी ने वाइब्रेटरी मोशन लिया, ऑसिलेटरी या टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ मोशन अटेन किया। और इस बैक एंड फोर्थ मोशन में उस बॉडी ने क्या किया, हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में मैं इसको बताता हूं आपको। मैथमेटिकली उसका कुछ इस तरह होगा, उसकी एक्सेलरेशन इस तरह होगी जी, एक्सेलरेशन कुछ इस तरह होगी। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। ए से मतलब एक्सेलरेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन टाइम इज अप। सर ये मुझे वाइंड अप कर लेने दीजिएगा, सर मुझे वाइंड अप कर लेने दीजिएगा प्लीज। ओके, ये उसकी ये इलोंगेशन है, ये उसका डिस्प्लेसमेंट आ गया, ये इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट आ गया, एक्स फॉर डिस्प्लेसमेंट, ए फॉर एक्सेलरेशन एंड दिस फॉर प्रोपोर्शनल। अब एक्सेलरेशन उतना ही प्रोड्यूस होगा जितनी आप इलोंगेशन प्रोड्यूस करेंगे, जितना आप डिस्प्लेसमेंट उसका देंगे उतना ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अगर आप डिस्प्लेसमेंट बढ़ा देंगे, आपने और बढ़ा दिया, आपने डिस्प्लेसमेंट और बढ़ा दी, एक्सेलरेशन इंक्रीज हो गया। अगर आपका डिस्प्लेसमेंट कम है, एक्सेलरेशन कम है। अब ये यहां से क्लियर हो गया कि ये इसकी ये इक्वेशन आ रही है, लेकिन ये इसके साथ एक माइनस साइन है, वो साइन ये शो करता है कि ये जो इसकी डिस्प्लेसमेंट है, इसकी जो पोजीशन है वो हमेशा इसकी मीन पोजीशन की तरफ रहेगी। वेदर उसकी मीन पोजीशन अगर ये है तो बॉडी को आप यहां से रिलीज करेंगे तो उसकी डायरेक्शन उसकी मीन पोजीशन की तरफ है। अगर वो बॉडी यहां आ गई है तो भी उसकी डायरेक्शन उसकी मीन पोजीशन की तरफ होगी। तो ये माइनस साइन इंडिकेट करता है कि उसकी डायरेक्शन उसकी मीन पोजीशन की तरफ होती है। अगर हम यहाँ के प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करते हैं तो आप अच्छी तरह जानते हैं प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करने के लिए क्या यूज किया जाता है, कांस्टेंट यूज किया जाता है। और कांस्टेंट जो साइंटिस्ट ने ये हमने खत्म कर दिया, और साइंटिस्ट ने जो कांस्टेंट यहाँ यूज किया वो के कांस्टेंट है। तो इसकी इक्वेशन कुछ इस तरह बनेगी, इसकी इक्वेशन कुछ इस तरह बनेगी। फाइनली आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, क्लास 9 इज वेटिंग। फाइन स्टूडेंट, सर ने मुझे इन्फॉर्म करें कि क्लास 9 वेट कर रही है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन हुआ है, कोई क्वेरी हुई तो आप मुझसे